चलो बच्चों, आज हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका जो रिलेशन है उसको निकालेंगे यहाँ पर। अब क्या है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, हमारा टॉपिक्स क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। अब क्या है ना, यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस क्यों का लिया जाता है, जबकि हम सॉलिड सबस्टांसेस में, अदर सबस्टांसेस में हम हीट कैपेसिटी लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेते हैं, और यहाँ पर हम ले रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि गैस का जहाँ तक मेजरमेंट होता है, गैस की सबस्टांस को हम बताते हैं इस क्वांटिटी ऑफ मैटर को, तो मोल में बताते हैं। और मोल में बताने का कारण है यदि किसी सैंपल में प्रेशर, टेम्परेचर, सामान्य प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोलिकुल्स क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो ये सिस्टम, ये जो सिमेट्री गैस में पाया जाता है, सॉलिड में नहीं पाया जाता है। इसलिए हम जनरली गैस की जहाँ तक बात करते हैं तो हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस की बात करते हैं। तो चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। अब मोलर बहुत जो एनसीईआरटी में जो समझाया गया है, जिस तरह से समझाया गया है उसी तरह से हम डिराइव कर रहे हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यदि हम इसको कैपिटल में लिख देते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस की बात हम करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब गैसेस क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं, डाईएटॉमिक होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। तो उसका एक जनरल फार्मूला होता है ये। तो इस तरह से हम कैसे उसको डिराइव करते हैं, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसके में जो वैल्यू, दो तरह का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। एक होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होगा कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है CV, एक होता है CP। अब CP क्या है? तो किसी भी गैस का 1 मोल यदि हम लें, 1 मोल गैस सबस्टांस ले लें और उसको हम हीट करके कितना टेम्परेचर बढ़ाएं। अब मान लेते हैं पहले से है T अब प्लस डेल्टा T कर दिया, तो जितना हीट ही रिक्वायर करेगा, डेल्टा T का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 डिग्री सेल्सियस। माने किसी भी गैस सबस्टांस की कुछ मात्रा है उसकी, यानी 1 मोल मान लीजिए, 1 मोल सबस्टांस है, इसको गर्म करके, जबकि वॉल्यूम को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखें, और जितना हमको हीट रिक्वायर्ड होगा, इसको एनर्जी को, टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को रखते हुए, उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। और यदि 1 मोल लिए हैं तो इसको कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द 1 मोल ऑफ सबस्टांस, 1 मोल ऑफ ए गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी आप हीट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, SPCB। तो उस CP क्या है, तो उसको भी सुन लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज बाई ए टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए गैस ऑफ 1 मोलिक्यूल्स बाई कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट इज कॉल्ड, क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ द गैसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस। ये अपना डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन पर हम जाते नहीं हैं, इसको डेफिनेशन लिखते नहीं हैं। आप ऑलरेडी इसके डेफिनेशन को हीट चैप्टर में पढ़े होंगे, चाहे पढ़ लेंगे। अब हम इसका डिराइवेशन, जो रिलेशन है, बहुत ईजी वे में बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कंसेप्ट के अंदर जाएंगे,
ज़्यादा चीज़ को इन्वॉल्व करेंगे तो ये मैटर क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत ईजी से समझते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। अब क्या है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, dQ इक्वल टू du प्लस dW। अब किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उसके द्वारा कुछ वर्क होगा। दो चीज़, जब हमारा सप्लाइड हीट है दो काम करेगा, या तो उसकी गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और कुछ उसका वॉल्यूम को बढ़ाकर कुछ वर्क करेगा। तो दो तरह से वो उसकी एनर्जी को बढ़ाता है, एक एनर्जी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में या कुछ वर्क करने में। अब क्या है ना, अब हम CV की बात करेंगे एट कांस्टेंट, इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, dQ बराबर du, यहाँ पर PdV। अब क्या है ना, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो dV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, dQ इक्वल टू du, यानी हम जो हीट सप्लाई किए वो कौन सी में कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको क्या कहेंगे, 1CV dt इक्वल टू dQ। यहाँ 1, यहाँ म्यू लिख देता हूँ, म्यू CV dt बराबर dQ। म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है, तो म्यू को यहाँ पर 1 मान लेंगे और dt को क्या मान लेंगे, टेम्परेचर कितना डिग्री से बढ़ाना है, 1 डिग्री से बढ़ाना है। तो यदि हम ये सारे चीज़ लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, CV इक्वल टू, एक मिनट, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकता हूँ इसको, देखिए हम ये तो 1 हो गया, CV को लिख सकते हैं dQ बाई dt। अब हम पर डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में इसको dt1 लिखें या नहीं लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा, यदि पर डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे उसको CV कहेंगे। तो ये हो गया, यहाँ dt नहीं भी लिखता हूँ 1 तो अभी चल सकता है, क्योंकि इस हीट रिक्वायर्ड पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी हो सकता है, क्योंकि केल्विन डिग्री या सेल्सियस में कोई फर्क नहीं है, खाली रेंज का फर्क है। 1 केल्विन बराबर 1 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, तो CV का वैल्यू हमको मालूम हो गया dQ बाई dt। तो हम आगे भी देखते हैं, dQ बाई dt CV हो गया। अब ये इक्वेशन जो है ना हमारा, dQ बराबर du, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा, dQ बाई dt, ये हो गया du बाई dt। एक रिलेशन हो गया 2, एक रिलेशन हो गया यहाँ 1। तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, CV इक्वल टू du बाई dt, क्योंकि यहाँ पर भी dQ बाई dt आया है, यहाँ पर भी dQ बाई dt आया है। तो यदि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, CV इक्वल टू du बाई dt, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा क्या मालूम हो गया, CV इक्वल टू du बाई dt। अब आगे हम मेयर्स फार्मूला का डिराइव नहीं करने जाते, ऑलरेडी जानते हैं। तो बाई मेयर्स फार्मूला, अब क्या पढ़े हुए, हीट चैप्टर में पढ़े हैं मेयर्स फार्मूला। अब पढ़े हैं जो CP माइनस CV इक्वल टू R। अब CP बड़ा क्यों है, CV छोटा है, थोड़ा सा अब हम खाली टॉपिक्स पर जाते हैं, साइड की बातों को कम बताते हैं ताकि हमारा जो समझाने वाला टॉपिक है वो आसान हो जाए। तो इसको मिटा दें। अब क्या है ना,
जो सी भी मालूम है तो सी पी भी मालूम हो जाएगा। सी पी बराबर क्या होगा, सी पी बराबर हो जाएगा सी बी प्लस आर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो सी पी इक्वल टू हो जाएगा सी भी प्लस आर। अब हम चलते हैं निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। यदि हमारे पास मालूम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है, तो किस तरह से हम उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, उसका रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, तो उस चीज़ को देखते हैं। अब हम चलते हैं, अब एक साथ स्टार्ट करते हैं मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम TDO ये होता है 3, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, एफ कैपिटल ही लिख देता हूँ, ये 0 होता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ TDOF, ये हो गया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा पास मालूम है। अब क्या करेंगे ना, आपको निकालना है CV। CV का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें एनर्जी कितना है, देखिए 1 डिग्री ऑफ, आप जानते होंगे इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी हर जो मोड ऑफ क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हाफ केविटी एनर्जी रखता है 1 मोलेकुल के लिए, और 1 मोल के लिए रखता है क्या, हाफ RT रखता है। तो चलिए अब लिखता हूँ इसकी टोटल एनर्जी, U कितना लिखेंगे फॉर 1 मोलेकुल, 1 मोलेकुल नहीं 1 मोल के लिए लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा 3/2 KBT। KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कितना लोग K भी लिखते हैं, तो चलिए आप समझिए K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये किसके कितने के लिए आता, 1 मोलेक्यूल के लिए। और यदि हम 1 मोल के लिए बात करेंगे तो ये एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा 3/2 RT हो जाएगा। इतना जानिए KB इक्वल टू Na बराबर क्या होता है, R होता है। ये फार्मूला में 3/2 RT हो गया। अब हमको CV निकालना आसान हो गया। CV क्या निकालेंगे, du/dt। यहाँ U का वैल्यू रख दूंगा, CV निकाल दिया, d/dt यहाँ U का वैल्यू रखूँगा तो क्या आएगा 3/2 RT। तो 3/2 तो R कांस्टेंट है, और dt/dt ये हो गया 1, तो 3/2 R। तो CP भी निकाल सकता हूँ, क्या कि CP हमारा क्या होता है, एक ज़्यादा होता है, एक R ज़्यादा होता है। तो 3/2 R प्लस R कितना हो गया, ये 1.5 है या 1 है, तो 1.5 है 1 कितना 2.5 यानी 5/2 R हो गया। अब आपको दोनों का रेशियो निकालना है, जिसको गामा कहते हैं, तो आप बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ और आपको आसानी से इसको डिराइवेशन को, CP/CV जो है दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस के दोनों तरह का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, दोनों का रेशियो क्या होगा। यानी कहने का मतलब जो CP/CV क्या होगा, तो CP क्या है 5/2 R, 5/2 R, ये क्या है 3/2 R। तो R को उड़ाया, नीचे नीचे डिनोमीटर को उड़ाया 5/3। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 पॉइंट क्या आएगा, ये आप निकाल सकते हो। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए आपका हो गया। अब चलेंगे डाईएटॉमिक गैस। डाईएटॉमिक गैस के लिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए डाईएटॉमिक गैस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो आप हम पढ़े थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका पहला वीडियो है, उसमें पढ़ा था जो 5। अब डाईएटॉमिक गैस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको है 3, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 2। टोटल कितना हो गया
टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 5 हो गया। अब टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस क्या होगा, तो जानते हो ये 3/u यहाँ लिख दीजिए टोटल एनर्जी 3 kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अप टू kBT टू into 1/2 ना, 2 into 1/2 kBT। ये 1 मोल के लिए हुआ, 1 मोलेकुल के लिए हुआ, सॉरी 1 मोल के निकालना होगा तो क्या होगा, ऑर्डर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप जानते हो ये kBT इंटू Na बराबर क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, वहाँ समझ लिख। अब क्या है ना, kBT इंटू Na एवोगाड्रो नंबर तो हो जाता है kBT मैंने kB इंटू Na हो जाता R, ये RT बन जाएगा। तो देखिए ये 2 कट गया तो ये 1.5 हो गया, I 1 हो गया, तो 1.5 और 1 कितना 2.5, U बराबर हो गया 5 2 kBT और उसके बाद Na से गुना कर दिया तो क्या हो गया, T को बाद में रख दिया, मान लेते हैं Na यहाँ रख दिया और T बाद में रख दिया तो ये R बन गया, 5/2 RT हो गया। तो ये U हो गया टोटल एनर्जी। तो CB निकाल लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि CB बराबर क्या होता है du/dt, CB बराबर du/dt होता है। इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब निकालिए CV, आपको पहले बताया था मोनोटोनिक में कैसे हुआ, CB बराबर du/dt, ठीक है। तो अब इसमें क्या कीजिए, जो इतना कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, 5/2 R और dt/dt, तो 5/2 R ही रह गया। और CP जब हम निकालेंगे तो एक R को बढ़ा देंगे, एक R को जोड़ देंगे, एक R जोड़ दिया तो ये 2.5 और 1 3.5 हो गया, यानी 7/2 R हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब CP/CV निकालना है, CP/CV निकालना है तो क्या करेंगे, CP का वैल्यू 7/2 R, इसका वैल्यू 5/2 R, R काट दिया तो क्या आया 7/5 आ गया। इसका वैल्यू डेसिमल में क्या वैल्यू होगा आप आराम से लिख सकते हो। अब एक जनरल फार्मूला लिखता हूँ, यदि ये पॉलीएटॉमिक है, ट्राईएटॉमिक के बाद हम लोग कहे कि हमारा जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, वो सिंपल मोलेकुल्स के लिए, मैंने कम संख्या में मोलेकुल्स है, किसी एटम में मोलेकुल्स है, किसी मोलेकुल में एटम है, उसी के लिए वैलिड है। अब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा एक मोलेकुल में, उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसका एक लिमिटेशन है। इसलिए हम ज़्यादा मोलेकुल्स एटम्स के लिए नहीं पढ़ेंगे। जो एक मोलेकुल में बहुत सारा एटम है उसके लिए क्या एनर्जी होगा, उसका CP और CV में क्या डिफरेंसेस होगा, रेशियो होगा, उसके लिए नहीं पढ़ते हैं हम लोग। थोड़े से नंबर ऑफ, एक मोलेकुल में नंबर ऑफ एटम ट्राई एटॉमिक तक ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब क्या है ना, अब आगे चलिए, अब एक जनरल पॉलीएटॉमिक्स, पॉलीएटॉमिक्स किसको मान लेते हैं, जब वो ट्राई एटॉमिक होता है। अब मान लेते हैं ट्राई एटॉमिक लेता हूँ, नॉन ट्राई एटॉमिक, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं 6, क्या 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्या है ना 6 है, इसमें 3 है आपका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3 है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये लिख देता हूँ, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कैपिटल से लिख देता हूँ, तो ये भी 3। अब मान लो जो इसमें कुछ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशनल मोड लिख देता हूँ, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो उसमें F है, तो F में क्या होता है ना, जब वाइब्रेशनल होता है ना उसमें डबल एनर्जी होता है, तो इसमें डबल होता है,
तो चलिए अब हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 + F, क्या हो जाएगा 6 + F टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसके लिए एनर्जी निकालता हूँ। अब क्या है ना, टोटल एनर्जी क्या होगा, 6 × 1/, हम टोटल एनर्जी U लिख देता हूँ, 6 × ½ kBT। F यदि ऑसिलेशनल है तो उसमें एक मोड में दो तरह की एनर्जी आएगा, एक इधर एक इधर, या दूसरे ढंग से बोलते हैं एक काइनेटिक एनर्जी आता है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। वाइब्रेशनल मोड में दो तरह की एनर्जी आता है, काइनेटिक और पोटेंशियल, या दोनों एक्सिस के अलॉन्ग, एक ही एक्सिस में इधर लेफ्ट राइट दोनों करता है, तो दो तरह का एनर्जी आता है। तो इसको दो तरह का एनर्जी समझ देते हैं। ऑसिलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में डबल एनर्जी होता है, तो ये 3 kBT और यहाँ पे Na से गुना करेंगे तो ये मोल के लिए हो जाएगा। 1 मोलेक्यूल के लिए kB होता है और 1 मोल के लिए RT बन जाता है। देखो कैसे हो गया, ये 3 kBT और यहाँ पर F बन गया, यहाँ पर क्या होता है, सॉरी 2 kBT, सॉरी kBT ना हाफ होता है, इसमें kBT हो गया और यहाँ Na हो गया। तो हमारा क्या बन गया, F kB Na, kB × Na RT बन गया, F RT हो गया। R कहाँ से आ गया, और ठीक है अभी नहीं लिखते हैं, F kBT × Na, तो kB × Na क्या बनाता है, RT बनाता है। तो ये हो गया 3, यहाँ 3 kB × Na क्या बनाया, तो 3 RT बनाया, और F kB × Na तो F RT बनाया। ठीक है, अब क्या है ना, U बनाया तो हम CV निकाल देता हूँ। CV क्या होगा, du/dt, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ, 3R + F, 3R + F निकाल लिया बाहर और dR/dt कर दिया, तो क्या हो गया 3R + F हो गया। F क्या है, मोड ऑफ वाइब्रेशन, 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन में डबल एनर्जी होता है। अब इसको आगे बढ़ता हूँ तो क्या होता है, अब इसको मिटा देता हूँ और आपको, अब Cp तो आप निकाल ही सकते हो। Cp क्या होता है, Cb + R, इसको कई बार लिख दिया तो ये 3R में क्या हो जाएगा, F में तो जुटेगा नहीं। Cb का वैल्यू क्या होता है, इतना है, इसमें R जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3R + F + R, तो आपको हो गया 4R + F। बहुत सिंपल लग रहा होगा। अब क्या है ना, हमको निकालना है क्या, Cp/Cv, गामा बराबर क्या होता है, Cp/Cv, तो Cp का वैल्यू हम लिख दिया 4R + F, और यहाँ पर क्या है 3 क्या लिखा हुआ R + F, तो ये हमारा मोलिकुलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस पॉलीएटॉमिक के लिए, डाईएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए आपको निकाल दिया। अब क्या है ना, एक फार्मूला भी आता है कई ढंग से और इसको समझते हैं, तो मैं समझता हूँ जो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल बनाना होगा तो खाली हम वैल्यू को, ये फार्मूला को याद रखेंगे। अब चलिए, अब इसको कैसे याद रखेंगे, कितने दूसरे ढंग से कैसे इसको समझ सकते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए क्या है ना, एक दूसरा तरीका, एक अल्टरनेटिव मेथड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है ना जी, आप जानते हो अल्टरनेटिव मेथड, बहुत क्विकली बताने की कोशिश करूँगा। अल्टरनेटिव मेथड कैसे निकालिएगा, भी मालूम है क्या होता है। पहले आपको dq बराबर क्या होता है, du + dt, सॉरी dw एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहे कि dw बराबर क्या होता है, pdv होता है ना, तो dv कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम
डी भी क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा ये 0 हो गया। तो डी क्यू बराबर हो गया डी यू। अब क्या करता हूँ, ये हीट देता हूँ। हीट क्या मतलब क्या, डी क्यू का मतलब क्या हुआ 1 सी भी डी टी बराबर क्या हो गया डी क्यू। आप पहले से जानते हो ये हीट रिक्वायर्ड बराबर ये होता है मोल नंबर ऑफ मोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कांस्टेंट और इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये होता है। तो सी भी बराबर तो आप जानते हो क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, ये आप बढ़िया से जानते हैं। अब आगे मैं अब इसको अब जो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर था, अब क्या है ना, अब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए प्रेशर पर क्या होगा, तो बाई गैस कांस्टेंट हम देखते हैं। बाई गैस कांस्टेंट इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब हमने देखा यहाँ पर सी भी बराबर डी क्यू बाई डी टी, तो हम डी क्यू बाई डी टी को डी यू बाई डी टी भी लिख सकता हूँ। यहाँ से डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ डी यू बाई डी टी लिख सकता हूँ। अब क्या है ना, एनर्जी कितना एक्वायर करेगा, तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और उसका हाफ के बी टी के बराबर होगा। यहाँ थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, अब मान लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, तो हाफ के बी टी हो गया के बी टी। और यदि 1 मोल के लिए लिखता हूँ तो एन ए से इंटू हो जाएगा, इतना एनर्जी उसके पास होगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ के बी टी को आर टी लिखते हैं, तो एफ बाई 2 आर टी हो गया। ये सी बी का वैल्यू हो गया। अब क्या है ना, हम सी पी का वैल्यू निकालता हूँ, अल्टरनेट मेथड से देख लीजिए। अब क्या है ना, सी पी बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्वेशन से चलते हैं, डी यू बाई डी टी। डी यू बाई डी टी ये तो हमारा ये है। अब क्या है ना, इक्वेशन ऑफ गैस क्या है, पी वी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पी डी वी डी पी और यहाँ आर डी टी। तो यहाँ पर प्रेशर जब कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये 0 हो जाएगा। पी डी वी बराबर क्या हो जाएगा आर डी टी। पी डी वी बराबर क्या हो जाएगा आर डी टी। तो हम अब डी क्यू में बैठाता हूँ वैल्यू। अब क्या है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर जो एनर्जी होगा वो डी क्यू बराबर क्या होगा, तो डी क्यू बराबर लिख सकता हूँ डी यू प्लस आर डी टी। अब हम डी क्यू का वैल्यू क्या बैठाएंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो 1 सी पी और क्या होता है डी टी। डी यू का वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वही वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ ए बाई 2 आर टी। और यहाँ पर क्या हो गया आर डी टी, और यहाँ पर ए बाई 2 आर डी टी ही लिखाएगा। यदि हम यहाँ टेम्परेचर लेता हूँ डी टी के लिए तो क्या होगा, यहाँ पर भी डी टी रहेगा, यहाँ आर डी टी आ गया। अब क्या है ना, डी टी चारों तरफ से हटा देते हैं, इधर दोनों तरफ से हटाते हैं, तो हमारा क्या सी पी बराबर क्या हो गया ए बाई 2 आर प्लस आर, ये आ गया। अब एक जनरल फार्मूला निकालते हैं। एक जनरल फार्मूला कैसे निकालते हैं, गामा के लिए, गामा के लिए निकालता हूँ और काम आसानी से कर देता हूँ। सी पी बाई सी भी, अब यहाँ पर दूसरे तरीक़ा से सी पी बाई सी भी कितना है, पहले सी पी एफ, इसको क्या लिख सकता हूँ एफ आर प्लस 2 आर बटा 2, ऐसे कर लिया। और इसमें बटा क्या कर दिया एफ बाई 2 आर, और यहाँ पर डी टी की बात करते हैं, मान लेते हैं तो डी टी। अब यहाँ पर तो कैंसिल हो गया। अब आगे हमारा क्या